वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर राजद्रोह का केस रद्द कर दिया है। बता दें कि विनोद दुआ ने अपने यूट्यूब चैनल पर केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ तीखी टिप्पणियां की थी, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश के शिमला में उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया था। दुआ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर और कार्रवाई को रद्द कर दिया। कोर्ट ने साल 1962 के केदारनाथ बनाम बिहार राज्य केस का हवाला देकर दुआ को दोषमुक्त करार दिया है। नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और स्वागत है आप सभी का आज के डीएनएस कार्यक्रम में। डीएनएस में आज हम आपको राजद्रोह कानून के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े केदारनाथ बनाम बिहार राज्य के मामले को भी। सबसे पहला सवाल यह है कि राजद्रोह कानून है क्या। भारत में देशद्रोह कानून के शुरुआत की जड़ें 19वीं शताब्दी के वहाबी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। वहाबी आंदोलन एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसे सैयद अहमद बरेलवी ने शुरू किया था। हालांकि उस समय यह कानून स्पष्ट रूप में नहीं लाया गया था। साल 1859 तक देशद्रोह पर कोई भी डायरेक्ट कानून नहीं था। बाद में 1860 में इस देशद्रोह कानून को बनाया गया और फिर 1870 में इसे आईपीसी में शामिल कर दिया गया। गौरतलब है कि आज़ादी की लड़ाई में असहयोग आंदोलन के दौरान 18 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को इसी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। उस समय गांधी जी ने इसके बारे में कहा था, मैं धारा 124A के तहत बड़ी खुशी से आरोपित किया गया हूं। ये कानून नागरिकों की स्वतंत्रता को दबाने के लिए बनाए गए आईपीसी की शायद सबसे अहम धारा है। दरअसल इस कानून को अंग्रेजी सरकार द्वारा इसलिए बनाया गया था ताकि वे भारतीयों पर और प्रभावी ढंग से शासन कर सके और भारतीयों द्वारा इस शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के सारे रास्तों को बंद किया जा सके। 1890 के दशक में इसकी भाषा को और सख्त बनाया गया क्योंकि तत्कालीन ब्रिटिश अटॉर्नी जनरल का मानना था कि ब्रिटिश नागरिकों और भारतीयों को एक समान कानून नहीं दिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि जब कोई आदमी यदि देश के खिलाफ लिखकर, बोलकर, संकेत देकर या फिर अभिव्यक्ति के जरिए विद्रोह करता है या फिर नफरत फैलाता है या इस तरह की कोई भी कोशिश करता है तो ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 124A के तहत केस बनता है। अगर व्यक्ति इस कानून के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है। देशद्रोह एक गैर जमानती अपराध है। इस कानून के तहत दोषी को कभी भी सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। इसके दुरुपयोग की संभावनाएं क्यों रहती है? दरअसल धारा 124A में जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया गया है उनकी स्पष्टता को लेकर सवाल उठते रहते हैं। अब स्पष्टता न होने के कारण इस कानून के दुरुपयोग की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, ऐसे में राज्य स्तर पर इसके बेजा इस्तेमाल के मामले ज़्यादा देखने में आते हैं। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? साल 1962 में केदारनाथ बनाम बिहार राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की व्याख्या की थी। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए देशद्रोह मामले में फेडरल कोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया से सहमति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124A के दायरे को सीमित करते हुए कहा था कि वैसा एक्ट जिसमें अव्यवस्था फैलाने या फिर कानून व व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने या फिर हिंसा को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति या फिर मंशा हो, तभी देशद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। साथ में न्यायालय ने यह भी कहा था कि सरकार की आलोचना या फिर प्रशासन पर टिप्पणी भर से देशद्रोह का मुकदमा नहीं बनता। इस संबंध में विधि आयोग ने भी देशद्रोह विषय पर अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश या इसके किसी पहलू की आलोचना को देशद्रोह नहीं माना जा सकता। ये आरोप उन मामलों में ही लगाया जा सकता है जहां इरादा हिंसा और अवैध तरीकों से सरकार को अपदस्थ करने का हो। आयोग ने बताया कि आईपीसी में इस धारा को जोड़ने वाले ब्रिटेन ने अपने खुद के देश में करीब 12 साल पहले ही इन प्रावधानों को हटा दिया है। आगे क्या किया जा सकता है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 से 2016 के बीच देशद्रोह कानून के तहत लगभग 180 लोग गिरफ्तार किए गए थे। लिहाजा इसमें बदलाव और स्पष्टीकरण की मांग भी उठने लगी है। विशेषज्ञों की माने तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 क्लास 1 सब क्लास A के तहत उपलब्ध अभिव्यक्ति के अधिकार और देशद्रोह कानून के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचे जाने की ज़रूरत है। हमारे देश में कानून बनाने, उसमें बदलाव करने या फिर उसे समाप्त कर देने का अधिकार विधायिका के पास है। ऐसे में देशद्रोह कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी विधायिका ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है।